So we shall have a very small topic on springs. आपकी बुक में स्प्रिंग करके एक दो पैराग्राफ मिलेगा, कुछ चीज़ें थोड़ा सा, लेकिन स्प्रिंग इतना इम्पोर्टेंट है, ये हर चैप्टर में मिलेगा। आपको न्यूटन्स लॉ में मिलेगा, आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में मिलेगा, आपको रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में मिलेगा, आपको एसएचएम चैप्टर में मिलेगा। हर चैप्टर में स्प्रिंग रिलेटेड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, तो उसका कंसेप्ट को समझना जरूरी है, जबकि बुक में सेपरेटली स्प्रिंग करके कोई चैप्टर नहीं दिया है। और मैं आज प्रूव करने वाला हूँ कि फिजिक्स गंदा चीज़ नहीं है, खीरेश्वरी को भी अच्छा लगेगा अगर वो ढंग से सुनेगी तो सारा चीज़। So let us start with a small article that is springs, related to springs. Spring तो हर कोई देखा होगा, देखे हो कि नहीं देखे हो? आप देखे हो कि जैसे मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक है, ये यहाँ पर कोई एक वाल है, यहाँ पर एक स्प्रिंग ऐसे लगा है, और मान लो कि इसके साथ कोई एक ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, और अगर ये ब्लॉक को हम पकड़ के खींचेंगे ऐसे, तो आप देखे होगे कि कुछ ऐसा ऐसा मोशन करता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? एंड दैट इज व्हाट इज द स्प्रिंग। इसके बारे में पढ़ना है। कौन है स्प्रिंग? नॉट दिस ब्लॉक बट दिस वन। ठीक है, इसके बारे में देखना है। बहुत सारी चीजें आएंगे इसमें, कितना एनर्जी होगा, क्या फोर्स होगा, रिलेटेड सीरीज में होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा तो क्या होगा, ऐसे करके काफी चीजें सीखने वाली होते हैं। वो खत्म होगा तो आज की क्लास खत्म होगा। ठीक है, टिल देन यू हैव टू सिट क्वाइटली। पहले देखो कि सपोज हम कहेंगे कोई एक स्प्रिंग है, मेरे मान लो कि कोई एक स्प्रिंग ऐसे जैसे अभी मैं बताया, सपोज यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है। दिस इज व्हाट इज ए ब्लॉक। ये ब्लॉक अगर ये स्प्रिंग के साथ लग के रखा है, ऐसे लगा के रखे हैं, क्या ये ब्लॉक खुद चलने लगेगा? नहीं, मतलब स्प्रिंग इसके ऊपर कोई फोर्स दे रहा है? नहीं दे रहा है। लेकिन अगर एक ब्लॉक को थोड़ा सा मैं खींच लूँ दूर, तो छोड़ देने से वापस आ जाएगा। अगर ये ब्लॉक को खींचने की बजाय थोड़ा सा मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, तो फिर ढकेल के ले जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स तब देता है जब वो स्प्रिंग डिफॉर्म्ड है। डिफॉर्म्ड मतलब अगर उसको बिना डिस्टर्ब किए जो लेंथ है उस लेंथ से कम या ज्यादा हुआ। कहने का मतलब आइदर इफ द स्प्रिंग इज एलोंगेटेड और कंप्रेस्ड देन इट एक्सर्ट्स ए फोर्स। समझ में? अगर कुछ एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, नेचुरली रखा गया है, तो ये जो लेंथ है, कोई स्प्रिंग खुला पड़ा है, कोई खींचातानी नहीं है उसके साथ, जो लेंथ हुआ इसको कहते हैं नेचुरल लेंथ। क्योंकि इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट नहीं आने वाला, इसलिए चीजों को समझो, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। कोई स्प्रिंग ऐसे पड़ा है टेबल पे, तो उसका कुछ लेंथ होगा, उस लेंथ को हम कहते हैं नेचुरल लेंथ। अगर उसको घटा के कंप्रेस करके उसका लेंथ को कम करने की कोशिश करोगे तो आपको पुश करेगा, खींच के लंबा करने की कोशिश करोगे वो पुल करके छोटा करने की कोशिश करेगा। ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग को मैं यहां से इधर को खींचता हूं, तो जैसे मैं ब्लॉक को मैं यहां पे ले आऊंगा, ये स्प्रिंग इसको क्या करेगा? दिस स्प्रिंग विल पुल इट टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। किधर को पुश करेगा कि पुल करेगा? लेफ्ट को लेगा। मतलब अगर मैं उसको एक डिस्प्लेसमेंट x देता हूं फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ये था, नेचुरल पोजीशन, x डिस्प्लेसमेंट दिया, तो स्प्रिंग ने इसके ऊपर एक फोर्स दिया। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू x और इन द डायरेक्शन ऑफ x, ऑपोजिट टू x। ये पहला चीज हुआ, आपको समझना है। द स्प्रिंग फोर्स और द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिफॉर्मेशन। इंस्टेड अगर ये ब्लॉक को मैं इधर को पुश किया होता और ब्लॉक को यहाँ पे ले लिया होता, तो स्प्रिंग दब गया होता तो छोड़ देता, तो पुश करके ले जाता। मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स है वो हरदम डिफॉर्मेशन को ऑपोजिट है। क्या ये बात समझ में आया? तो पहला चीज लिखेंगे, ध्यान रहे कि कोई आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट नहीं पूछने वाला है, क्वेश्चंस आएंगे। व्हेनेवर ए स्प्रिंग इज डिफॉर्म्ड, it experiences or it develops a restoring force। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ? डेवलप्स ए रिस्टोरिंग फोर्स opposite to the deformation, opposite to the deformation। तो जब भी हम स्प्रिंग को हम डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है। रिस्टोरिंग फोर्स को क्यों कहते हैं?
क्योंकि वो अपना ओरिजिनल जो नेचुरल लेंथ है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। आप लंबा कर दोगे वो बोलेगा वापस आ जाए, छोटा कर दोगे बोलेगा वापस आ जाए, अपना नेचुरल लेंथ को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। अब दूसरी चीज आपको ये भी फीलिंग में होगा कि अगर हम कोई स्प्रिंग को, जैसे ये स्प्रिंग है उसके साथ कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक को अगर इधर खींचेंगे पक्का ये स्प्रिंग इसको वापस खींचेगा। लेकिन ब्लॉक को अगर यहां तक खींचने की बजाय अगर मैं यहां तक खींच लूं तब भी इस ब्लॉक को स्प्रिंग वापस खींचेगा। लेकिन दूसरे केस में ये जोर से वापस खींचेगा। जब इसको थोड़ा सा डिफॉर्म किया हो धीरे से खींचेगा। कोई स्प्रिंग को थोड़ा सा लंबा करोगे तो धीरे से वापस खींचेगा, ज्यादा लंबा करोगे तो जोर से खींचेगा। मतलब कितना ज्यादा आप डिफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि नहीं। अगर ज्यादा डिफॉर्म करोगे तो स्ट्रांगली खींचेगा, थोड़ा सा डिफॉर्म करोगे, 1 मीटर लंबा स्प्रिंग है उसको 1 सेंटीमीटर खींचोगे तो धीरे से वापस खींचेगा। अगर 20 सेंटीमीटर खींचोगे तो ऑब्वियसली ये जोर से आपको वापस खींचेगा। मतलब यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता था इन द एडजेक्टिव ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या है कि whenever a spring is deformed it develops a restoring force opposite to, not only opposite to and proportional to the deformation. Opposite to and proportional to the deformation. कहने का मतलब है अगर हम स्टेटमेंट को थोड़ा इधर ले लें, हम कहेंगे कि आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 हियर। सपोज ये कोई एक स्प्रिंग है, यहां पर कोई एक स्प्रिंग ऐसे लगा है और ये जो स्प्रिंग का अपना लेंथ है इसको आप जानते हो कि नेचुरल लेंथ कहते हैं। अगर मैं अगला केस में आई वांट टू रिपीट एवरीथिंग, yes, I want to repeat everything and see it like this। अगर मैं ये स्प्रिंग को, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को थोड़ा हमने पकड़ के ऐसा पकड़ के थोड़ा इधर में दूर तक खींच लिया, यहाँ तक खींच लिया, मतलब I have pulled it to some distance like this। कितना, कुछ एक्स डिस्टेंस में एक्स्ट्रा खींच लिया हूँ। पहले ये यहाँ था, अब मैं इतना दूर तक खींच लिया हूँ। तो आप देखोगे जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा होता है, ये ऑपोजिट है। स्प्रिंग फोर्स एफएस इट इज ऑपोजिट टू एक्स, एक्स दिया था इधर को तो फोर्स हुआ ऑपोजिट टू एक्स। नॉट ओनली ऑपोजिट टू एक्स, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब जितना ज्यादा खींचेंगे उतना जोर से वापस खींचेगा। कहने का मतलब ये है कि द स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड ऑपोजिट टू एक्स। वेक्टोरियली लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसा माइनस साइन, प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड ऑपोजिट टू एक्स। माइनस साइन का मतलब हुआ एक्स का जो डायरेक्शन है, एफ का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट है। इसमें एफ एस क्या है, एफ एस एस का मतलब क्या है, स्प्रिंग फोर्स। क्या बात समझ में आया? Yes. हाँ, और x क्या है, x इज डिफॉर्मेशन और एलोंगेशन और कंप्रेशन, कुछ भी कहो। अच्छा, तो प्रोपोर्शनलिटी है तो उसमें कांस्टेंट तो रहेगा। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड का तो एफ एस विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स। आप कहोगे सर माइनस साइन कहाँ गया, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एक्स, सो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। तो आप कहोगे दिस इज इक्वल टू के एक्स। के क्या हो गया, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और उसका यूनिट क्या बनेगा, क्या आप गेस कर सकते हो? चैप्टर 2 में आ गए हैं लोग तो बता देंगे। देखो के क्या है, एफ बाई एक्स, इट इज सेम एज न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर सेंटीमीटर एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आया? हाँ? तो हमें पता चला कि जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट वो क्या है, न्यूटन पर मीटर। के के बारे में खासियत ये है कि के इज नॉट सेम फॉर ऑल स्प्रिंग्स, इट्स नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स। समझ में आया क्या? के के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, लिखेंगे के ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इज डिफरेंट फॉर, के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स। के इज डिफरेंट
फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स, अलग अलग स्प्रिंग के लिए। इट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, कौन सा मटेरियल का बना है, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड डिजाइन, कैसे डिजाइन से बनाया गया है ऑफ स्प्रिंग। अगर कॉपर का बनाया हुआ है तो के वैल्यू 1 होगा, स्टील वायर का स्प्रिंग बना है तो कुछ दूसरा होगा, है ना, एल्यूमिनियम का तीसरा होगा, गोल्ड का कुछ चौथा होगा, सबका की का वैल्यू अलग अलग होगा। फिर छोटे छोटे लूप्स बनाए हैं, बड़े बड़े लूप्स बनाए हैं, सर्कुलर सेक्शन वाला वायर को लेके किए हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन वाला वायर को लेके किए हैं, वो सारे बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। और अगर हम कहेंगे के इज मोर फॉर हार्ड स्प्रिंग्स, कोई स्प्रिंग को हार्ड स्प्रिंग कब कहेंगे, एंड लेस फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग्स। आपको कोई एक स्प्रिंग दिया जाएगा, लो देख के बताओ हार्ड स्प्रिंग है कि सॉफ्ट स्प्रिंग है। यू यूज दिस थिंग्स बट इसको टेक्निकली फिजिकली कभी यूज नहीं किया। आप स्प्रिंग को लेके पकड़ के खींचे, खींचने से जोर से खींचने से थोड़ा लंबा होता है, आप क्या कहोगे, हार्ड स्प्रिंग है कि सॉफ्ट स्प्रिंग है? हार्ड स्प्रिंग नहीं। आप जानते हो कि जो के है वो क्या हो गया, आप जानते हो कि F इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू KX है, तो इसका मतलब के हो गया स्प्रिंग फोर्स बाई एक्स। जोर से खींचे, बहुत ज्यादा F लगाए और थोड़ा सा X हुआ, X इज स्मॉल, F इज लार्ज, तो K लार्ज हुआ कि स्मॉल हुआ? बहुत ज्यादा फोर्स लगाए थोड़ा सा लंबा हुआ, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के खींचे तो थोड़ा सा लंबा हुआ, मतलब व्हेन स्प्रिंग फोर्स इज मोर एलोंगेशन इज लेस, तो क्वांटिटी इज मोर। तो हार्ड स्प्रिंग के लिए K ज्यादा होता है, थोड़ा सा फोर्स लगाया बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मतलब विथ स्मॉल फोर्स मोर X, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो K का वैल्यू कम हो जाएगा। तो फॉर ए सॉफ्ट स्प्रिंग K इज लेस। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस सर। मिस बेहरा इज गेटिंग और मिसिंग? चलो जोर से बोलो, वो आवाज पहुंचेगा। आई एम एबल टू सी यू ऑल, यू से डोंट से, यू स्माइल डोंट स्माइल, आई कैन सी। तो मैं क्या बताया, हार्ड स्प्रिंग के लिए K का वैल्यू ज्यादा होता है। K का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर सेंटीमीटर। सपोज कहेंगे कि हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, दूसरा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है समथिंग लाइक 46 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इनमें से हार्ड स्प्रिंग कौन सा है, K1 की K2? K2 इज हार्ड स्प्रिंग। इतना चीज समझ में आया क्या? हाँ, इतना चीज समझ में आया तो बहुत कुछ समझ में आया। बस मैं आपसे ये चीज की उम्मीद रखूंगा कि आप दो चीज लेके हमारे साथ चलो। एक तो हुआ कि द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू KX, स्प्रिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू एंड प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, एंड फॉर हार्ड स्प्रिंग K इज मोर। ठीक है, छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, ए स्प्रिंग of natural length (20 centimeter) has constant, क्या कांस्टेंट दिया है, 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर। A block is hanging from the spring as shown. Find H. कोई एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया है और दिया गया है कि वहां से कोई एक ब्लॉक झूल रहा है। कैसा है ब्लॉक, ये है वो ब्लॉक। ये ब्लॉक के बारे में क्या जानकारी दिया है, जानकारी दिया है कि जो ब्लॉक है ये कुछ समथिंग लाइक से 6 kg का है, और पूछा है कि जब ब्लॉक झूलेगा तो ये स्प्रिंग का लेंथ क्या रहेगा। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये लेंथ थोड़ा सा इसको इधर ले, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ऐसे करके आपको पूछा गया है। ये लेंथ क्या है, ये है H। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये कोई स्प्रिंग है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर,
आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। स्प्रिंग का लेंथ है 20 सेंटीमीटर और यहाँ से कोई एक ब्लॉक 6 kg का झूल रहा है। जब ये 6 kg का ब्लॉक यहाँ पे झूल रहा है तब पूछा बताओ h क्या है। तो पहले बताओ ब्लॉक अगर नहीं झूलता तो h का वैल्यू क्या होता? 20 सेंटीमीटर। अभी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? जितना एलोंगेट हो गया है। हाँ, तो हमें देखना है कि अभी स्प्रिंग फोर्स है कितना। क्या बता सकते हो? ये इक्विलिब्रियम में है, दिख रहा है, झूल रहा है तो इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसको 6 kg को कोई फोर्स नीचे खींच रहा है, 6 kg को कोई फोर्स नीचे खींच रहा है जो कि उसका वेट है और ये इसको गिरने नहीं दे रहा है। मतलब व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स हियर? 6G और 60 न्यूटन्स। तो आपको हो गए 8 इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग फोर्स कितना है? इट इज 6G और 60 न्यूटन्स। अच्छा, ये बात है। तो व्हाट इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग? स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हुआ होगा? इट इज F by K, स्प्रिंग फोर्स बाय K, इट इज 60। K का वैल्यू कितना दिया है? 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये 60 न्यूटन था। तो आंसर क्या आएगा? 1.5 सेंटीमीटर। मतलब अभी कितना एलोंगेशन हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या अभी मुझे आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? बिना खींचे 20 सेंटीमीटर था, अब ये झूलने के कारण खींच लिया, 1.5 खींच लिया, तो आंसर हो जाएगा 21.5। इज दैट क्लियर? तो आपको हो गए यस यस यस। सो h इज इक्वल टू 20 प्लस 1.5 इज 21.5 सेंटीमीटर। क्या खीरेश्वरी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यार मैं फेल हो जाऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास में पूछूंगा तेरे को समझ में आ गया तो मैं पास, नहीं आया तो मैं फेल। तुमको कुछ नहीं होना है, तुम जैसे आए थे वैसे निकल जाओ। हाँ, खीरेश्वरी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो कौन बनेगा करोड़पति में जाएगा, तेरा वॉइस बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये चीजें समझ में आया तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग रखा हुआ था और ये ब्लॉक यहाँ पर कोई है मान लो 5 kg का ब्लॉक। इन फिगर शोन K का वैल्यू कितना दिया है? K का वैल्यू दिया है समथिंग लाइक 100 सॉरी K का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। K का दिया है। इफ ब्लॉक इज पुल्ड टू राइट बाय 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। सोचो ये ब्लॉक इसके साथ बना हुआ था और ये ब्लॉक को अगर मैं राइट को खींच लेता हूँ 2 सेंटीमीटर और छोड़ देता हूँ तो क्या होगा? ब्लॉक वहीं पे रुक जाएगा कि दूर भाग जाएगा कि वापस आ जाएगा? वापस आएगा तो कुछ एक्सीलरेशन होगा। पूछा है फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। कितना सिंपल है, ब्लॉक का इनिशियल एक्सीलरेशन पता करना है। ब्लॉक का मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालना है। क्या बड़ी चीज है, अगर फोर्स पता कर लेंगे तो। फोर्स इसके ऊपर कौन दे रहा है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कितना फोर्स दे रहा है वो तो हमें पता करना है कि ब्लॉक को अगर हम 2 सेंटीमीटर उधर को लेंगे स्प्रिंग कितना फोर्स देगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में कहेंगे x कितना हो गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग का फोर्स क्या बनेगा? फॉर्मूला kx। क्या बात समझ में आ रहा है? फिजिकल kx फॉर्मूला है कि नहीं? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, चलो देखते हैं। k का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर और ये x दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर। सो इज इट नॉट 20 न्यूटन? तो ये फोर्स इसको वापस खींचने वाला है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? इट विल बी 20 और फोर्स बाय मास, यू नो इट इज फोर्स बाय मास, इट इज 20 न्यूटन। खींच रहा है वो भी 5 kg का ब्लॉक है
तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज गोइंग टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको स्मार्टली बताना है कि ब्लॉक तो आएगा इतना एक्सीलरेशन में, ये जो ब्लॉक का मोशन होगा क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है या नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने के लिए फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये पास आएगा, पहले हम 2 सेंटीमीटर खींचे थे, जैसे जैसे पास आएगा एलोंगेशन कम होने लगा कि नहीं, एलोंगेशन कम होने लगा तो फोर्स बदलने लगा, फोर्स बदलने लगा तो एक्सीलरेशन बदलने लगा। इट विल हैव इनिशियल एक्सीलरेशन दिस, लेकिन बाद में एक्सीलरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल डिक्रीज, है ना। नीट वालों को पूछ लेंगे द ब्लॉक वाज पुल्ड एंड रिलीज्ड, व्हाट इज ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज ए केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, उनको ऐसे करके करना है, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम शोइंग दैट द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस वेयर द एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। खैर, तो चीजों को याद रखो, ये तो बेसिक चीजें बता रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द चीजें बनेंगे, आपको क्वेश्चन जो आएगा। क्या चीजें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको कोई एक फिगर दिखा रहा हूं, आप देख के बताओ कौन सा फिगर करेक्ट है। 2 स्प्रिंग्स have of same length, of same natural length, are used to hold a uniform bar in equilibrium. Choose the correct figure. Choose correct figure. देखते हैं कौन बोल पाता है, कौन बोल पाता है ये फिगर। यहाँ पर किसी एक बार को 2 स्प्रिंग, दोनों का नेचुरल लेंथ बराबर है लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, वो दोनों को यूज करके किसी एक बार को ऐसे झुलाया गया है। मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका है 2k। दूसरा केस में ये झुलाया तो गया है लेकिन बार का पोजीशन कुछ ऐसा हो गया, ये है k और ये है 2k। तीसरा केस में ये जो बार है इसको फिर से झुलाया गया है। आपको बताना है कि कौन सा फिगर इनमें से करेक्ट है। मैं थोड़ा केस बदल देता हूँ। ये जो 2k था इसको आप कहो कि k है, और ये जो चीज k था उसको बोलो कि 2k। नाउ व्हिच फिगर इज करेक्ट, आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर करेक्ट है। दोनों स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ बराबर है। आई वांट टू नो व्हिच फिगर इज करेक्ट, ए बी सी। सोचो कौन सा फिगर करेक्ट होगा। हम जानते हैं कि k इज मोर फॉर ए हार्ड स्प्रिंग, तो 2k वाला स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होगा कि k वाला स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होगा? 2k वाला ज्यादा हार्ड होगा। जो हार्ड होगा थोड़ा सा एलोंगेट करेगा और जो सॉफ्ट होगा ज्यादा एलोंगेट करेगा। तो कौन सा आंसर होगा? सी। समझ में आ रहा है? व्हिच फिगर इज करेक्ट? यू विल से यस यस यस, दिस फिगर इज करेक्ट बिकॉज 2k वाला कम एलोंगेट किया है, दोनों का नेचुरल लेंथ बराबर था, ये एलोंगेट कम किया, ये ज्यादा किया। क्या बात समझ में आ रहा है? हम ठीक है। तो हमें कुछ चीजें अभी समझ में आया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक है, चलो देखते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज। सपोज हम कहेंगे कि 2 स्प्रिंग ऐसे लगे हैं, हम कहेंगे कि ये दोनों सीरीज में है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2। मैं इन दोनों को भगा के
इनके जगह एक सिंगल स्प्रिंग लेना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि अकेला ये दोनों का बराबर होगा, मतलब आई कॉल इट द इक्विवेलेंट स्प्रिंग। मतलब यहां पर अगर मैं फोर्स F अप्लाई करता हूं, ये जितना एलोंगेट होगा, यहां पर अगर फोर्स F अप्लाई करूंगा उतना ही एलोंगेशन होगा, तो हम कहेंगे अकेला इन दोनों का बराबर है। क्या बात समझ में आया? आई वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। अच्छा, जब मैं इसको खींचूंगा, ध्यान से देखो, जब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो कौन सा स्प्रिंग एलोंगेट होगा? K1 वाला कि K2 वाला कि दोनों? K2 नहीं होगा, फिर दोनों स्प्रिंग लगे, इसको पकड़ के खींचोगे तो ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा कि नहीं होगा? दोनों एलोंगेट होगा। सपोज इसमें एलोंगेशन हुआ कुछ, हम कहेंगे कि इसमें एलोंगेशन हुआ x1, इसमें एलोंगेशन हुआ x2, तो ये मेरा वाला पॉइंट आगे कितना जाएगा? ये खुल गया 2 सेंटीमीटर, ये खुल गया 3 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट आगे कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर। x1 प्लस x2, तो समझ में तो आ रहा है? हाँ, अगर ठीक से इतना चीज नहीं समझोगे तो कम से कम गैरेज बनाने के लायक नहीं रहोगे, है ना? तो इसमें क्या हुआ कि अगर खींच रहे हैं तो ये बात है। अच्छा, दूसरी चीज है, जब हम इसको खींचे कुछ एक फोर्स लगा के, पहला स्प्रिंग के बारे में देखो, ये रेस्ट में है, खींचने के बाद खींच के पकड़ के रखे, यहाँ तक ले आए हैं, अब सब कुछ रेस्ट में है, अब हम खींच रहे हैं, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? हम कोई फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि दूसरा स्प्रिंग इसको वापस खींच रहा होगा, है कि नहीं? सोचो चीजों को, जब इसको हम खींचे और ये यहां तक आया, ये यहीं तक क्यों आया और आगे क्यों नहीं जा रहा है? रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब इधर को मैं अगर F फोर्स दे के खींच रहा हूं, उसके बावजूद ये नहीं भाग रहा है, मतलब दूसरा स्प्रिंग इसको पकड़ के खींच के रखा है, रोक रहा है। वो कितने फोर्स में खींच रहा होगा कि ये नहीं मूव करेगा? दैट मस्ट बी आल्सो इक्वल टू F। अब अगर ये स्प्रिंग इसको F फोर्स में खींच रहा है तो ये भी उसको F में खींच रहा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? कहने का मतलब है, इसमें अगर फोर्स हुआ F तो इसमें भी फोर्स हुआ A, तो सीरीज में सारा स्प्रिंग में बराबर रिस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या आप लोग इसको फील कर पाए? यस। तो पहला चीज जो हमें नोट करना है वो ये है कि इन सीरीज रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इन ईच स्प्रिंग, हर एक स्प्रिंग में बराबर है, सेम हर एक स्प्रिंग में बराबर रिस्टोरिंग फोर्स होता है। हार्ड स्प्रिंग हो, शॉर्ट स्प्रिंग हो, 25 स्प्रिंग को सीरीज में लगा के खींचोगे तो फोर्स तो हर में बराबर होगा। स्टोरिंग फोर्स सब में बराबर हो जाएगा, मतलब वो तो ज्यादा खींचा जाएगा ना, सामने वाला ज्यादा। हाँ, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, ज्यादा खींचा जाएगा स्प्रिंग का फोर्स, लेकिन सब में बराबर होगा। अरे अभी तो मैं बताया तुम्हारा, देखो जैसे मैं इसको खींचा, यू मस्ट फील इट, तुम शायद फोकस नहीं कर पा रहे हो। जब इसको हम खींच के यहाँ तक लिए, पकड़ के रखे, अभी रेस्ट में है ना? अभी रेस्ट में है। ये जो स्प्रिंग है, कौन? ये वाला, इसको मैं खींच के रखा हूँ, ये रेस्ट में क्यों है? खींच रहा हूँ तो भागना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। कौन खींच रहा है उसको? ये स्प्रिंग, ये वाला पार्ट को देखो, थिंक ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्प्रिंग। ये क्यों रेस्ट में है? क्योंकि दूसरा स्प्रिंग पकड़ के रखा उसको, तो ये दूसरा स्प्रिंग कितने जोर से खींच रहा होगा? F में ही तो खींच रहा होगा, इसलिए तो नहीं जा रहा है। अगर ये दूसरा स्प्रिंग इसको F में खींच रहा है तो ये भी उसको F में ही खींचेगा, है कि नहीं? तो ये अगर इसको F फोर्स में खींच रहा है तो ये भी इसको F में खींच रहा है, ये उसके बगल वाले को, उसके बगल वाले को, मतलब हर एक स्प्रिंग में बराबर फोर्स मिलने वाला है। तो सर सेकंड स्प्रिंग को खींचने के लिए फोर्स बढ़ाना पड़ेगा? क्यों? फोर्स खत्म कहाँ हो गया? जब ये स्प्रिंग को आप खींचे, इसको, ये जो स्प्रिंग है, अच्छा सोचो, ये कोई एक रस्सी है मोटा सा, ये एक पतला सा, अब ये रस्सी को आप 10 न्यूटन फोर्स में खींचे, क्या बता सकते हो व्हाट इज द टेंशन हियर? क्योंकि ये खींचने से मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला रस्सी इसको 10 न्यूटन में वापस खींच रहा होगा। ये अगर इसको 10 में खींचा तो ये भी इसको 10 में खींचेगा, तो इसमें क्या टेंशन क्या होगा? 10। अगर इसे 25 रस्सी को लगा देंगे सीरीज में तो हर एक में टेंशन 10। कितने भी स्प्रिंग को सीरीज में लगा दो, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, वो हर एक केस में बराबर होगा, फोर्स बराबर होगा। एलंगेशन अलग अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर है तो एलंगेशन भी बराबर होंगे। हम कब बोल रहे हैं कि वो बराबर स्प्रिंग वाले हैं? वो तो अलग अलग स्प्रिंग है, हो सकता है एक स्टील का है, एक एल्युमिनियम का है। K1 K2 आर देयर स्प्रिंग कांस्टेंट्स, एलंगेशंस आर आल्सो डिफरेंट। अगर मान लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है और A to F का फोर्स लगाया तो दोनों जगह F2 में बटेगा नहीं बटेगा कैसे? टेंशन बढ़ रहा था क्या जब कोई वायर को दोनों? हाँ वही तो नहीं बढ़ रहा,
समझ में आने के लिए तुमको अपना तरीके से वो चींटी वाला कहानी बताना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा कोशिश करते हैं बेचारे को मदद करने की। दो चींटी थे, एक चींटी क्या कहता था? नमक, दूसरा चीनी। नमक वाले चींटी को चीनी वाला चींटी अपने घर में बुलाया, अरे यार कभी घूमने आओ मेरे घर में, है ना? तो फिर क्यों जाऊं तुम्हारे घर में? बोला हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं यार, तुम्हारे यहाँ क्या नमकीन नमकीन खाते हैं? तो ठीक है, तो नमक वाला चींटी चीनी वाले चींटी के घर में गया। चीनी वाला चींटी नमक वाले चींटी को कुछ खिलाया। क्या खिलाया होगा? चीनी खिलाया होगा। कैसा लग रहा है बोल? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो नमकीन नमकीन तो लग रहा है। कह रहे मैं चीनी खिला रहा हूँ, उसको नमकीन क्यों लग रहा है? क्योंकि जो नमक वाला चींटी है वो सोचा क्या मालूम खिलाने देगा, खाने देगा, नहीं देगा, क्या देगा। पहले से थोड़ा सा नमक जो है वो मुंह में दबा के गया है, उसके मुंह में थोड़ा सा नमक ऑलरेडी है। कितना भी चीनी डालो तो उसको नमकीन ही लग रहा है ना? तो पहले जो है उसको निकालोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर फोर्स F लगाया मेरे भाई, तो बताओ यहाँ पे फोर्स क्या होगा? समझ में आ गया? जैसे नमक निकाला तुरंत समझ में आया भाई। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फोर्स दिया और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं मूव कर रहा है तो ये इसको F में खींच रहा होगा, ये अगर इसको F में खींचेगा तो ये भी इसको F में खींचेगा, तो इसमें भी तो फोर्स F ही हुआ। 2 के जगह अगर 25 होते तब भी F होता कि नहीं होता? फिर अब तक क्यों नहीं आ रहा था? हाँ नहीं, क्यों नहीं आ रहा था बता? हाँ बस बस बस, हाँ ठीक, अच्छी बात है कि तुम जान गए कि तुमको समझ में नहीं आ रहा था, अभी आया। तुम लोगों को समझ में आया क्या सबको? Yes, very good. Now, in series restoring force is in each spring is same. दूसरा हुआ अगर ये स्प्रिंग का x1 क्या हो गया? एलोंगेशन इन फास्ट स्प्रिंग। x1 क्या हुआ? एलोंगेशन इन फास्ट स्प्रिंग। सपोज जब इसे खींचे तो ये कुछ खुल गया होगा। x2 क्या हो गया? एलोंगेशन इन द सेकेंड स्प्रिंग। सेकेंड स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हुआ? x2 क्या है? x2 इज द एलोंगेशन इन सेकेंड स्प्रिंग। ऐसे दिया तो आप क्या कहोगे? स्प्रिंग फोर्स बराबर है, मतलब F इज इक्वल टू K1 x1 और इज इक्वल टू K2 x2। पहले वाले में क्या स्प्रिंग फोर्स है? K1 x1। दूसरे वाले में क्या है? K2 x2। सो दैट F मस्ट बी इक्वल टू K1 x1 प्लस और इक्वल टू K2 x2। आया समझ में? और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग लिए हैं इसको जब हम यहाँ तक खींचे तो आके रुक गया, मतलब यहाँ पर F K इक्विवेलेंट और X में क्या रिलेशन है? इट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू X। यहाँ पर F का वैल्यू क्या है? Kx। ये दोनों को F में खींचो जितना लंबा होता था, यहाँ पर भी खींचो तो उतना ही लंबा होता है, तो हम कहेंगे ये इनका इक्विवेलेंट है। इनका स्प्रिंग कांस्टेंट को K इक्विवेलेंट अगर कहेंगे, F फोर्स लगाने से अगर X लंबा हो गया तो F का वैल्यू क्या है? K इक्विवेलेंट इनटू X। यहाँ पर F दोनों का F बराबर है तो F इज इक्वल टू K1 x1 K2 x2, तो सब बराबर हो गया। मोरओवर यहाँ पर जो ये x एलोंगेशन हुआ है, यहाँ पर जो x एलोंगेशन हुआ है, दोनों बराबर हुआ है, इसलिए तो हम कहेंगे कि अकेला इन दोनों का बराबर है। अब ये x1 ये x2 में क्या रिलेशन है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा। हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताए थे भाई, ये अगर खुल गया 2 सेंटीमीटर, ये अगर खुल गया 3 सेंटीमीटर, ये कितना आगे जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो फिर बोल नहीं रहे हो तुम लोग। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, खींचे तो ये खुल गया x1, ये खुल गया x2, ये कितना आगे गया? x1 प्लस x2। समझ? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखें कि हियर व्हाट इज x? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये बात है। अच्छा, x1 प्लस x2 अगर ये बात है तो हम x के जगह क्या लिख सकते हैं? देखो तो, इफ यू लुक एट दिस फिगर, f इज इक्वल टू K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K इक्विवेलेंट इनटू x। x के जगह क्या लिख सकते हैं? f बाई K इक्विवेलेंट। x1 के जगह f बाई K1, x2 के जगह f बाई K2। आया समझ में? तो हम चलो वैल्यूज डाल देते हैं। हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी f बाई K इक्विवेलेंट। x1 के जगह क्या लिखेंगे? f बाई K1, ये f बाई
K2, सारा F कैंसिल हो गया, मिला 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोग कभी बचपन में देखे थे रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करते वक्त, जब पैरेलल में था। पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैन बी फाउंड बाय दिस रिलेशन 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। क्या बातें समझ में आया है ना? हाँ चलो स्टडी एक बार बस दिखाइए। तेरे से तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तू हर चीज को दो बार ले रहा है मेरे से। हाँ सर, कुछ गड़बड़ तो है अंदर। क्या बातें समझ में आया? तो जो चीजें हमें समझ में आया थोड़ा मैं उसको नोट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वाले भाई बंधु थोड़ा सतर्क हो जाना। फैक्ट्स रिलेटेड टू सीरीज कनेक्शन, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताने वाला हूं। जो हम देखें, पहला देखें कि इफ K1 एंड K2 मतलब क्या है, दो स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, तो K इक्विवेलेंट क्या होगा फॉर्मूला निकालने का 1/K1 प्लस 1/K2। हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, मैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं और मिलता है K इक्विवेलेंट इज K1 K2 बाय K1 प्लस K2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उनको मालूम होगा, फटाफट ऐसे कर लेंगे, ये चीज मालूम होगा। अगर दो के जगह ज्यादा स्प्रिंग्स सीरीज में है, इफ नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, तो क्या लिखेंगे 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सारे स्प्रिंग का वैल्यूज निकालो ऐसे करके 1/K1 1/K2 1/K3 एंड एड देम अप। तो यहां से हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। खिरेश्वरी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तुम तो कुछ लिख नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, बाद में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख के लिख लेना। दिस वीडियो विल बी अवेलेबल इन योर ग्रुप। पहला क्लास है, यू आर नॉट एक्वेंटेड विथ माय वे ऑफ टीचिंग, नाउ यू आर एबल टू सिंक्रोनाइज विथ माय स्पीड। सो लेट्स सी। तो अगर ढेर सारे स्प्रिंग सीरीज में है तो हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 3। सोचो, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि सपोजिंग हमारे पास कोई एक लंबा सा स्प्रिंग है, हियर इज ए बिग स्प्रिंग। अब मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस स्प्रिंग को कट कर दिया, क्या कर दिया, दो टुकड़ा कर दिया। आई कट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अच्छा, दो इक्वल पार्ट कर दिया और फिर दोनों इक्वल पार्ट को जो टुकड़े टुकड़े कर दिए स्प्रिंग का, दोनों का लेंथ बदल गया। मतलब पहले जितना लेंथ था अब उसका आधा लेंथ हो गया। नाउ द लेंथ इज हाफ। तो ये जो स्प्रिंग है छोटा है, ये स्प्रिंग थोड़ा बड़ा है। थोड़ा सोच के बताओ तो छोटा स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होता है कि बड़ा स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होता है? सोचो, कोई लंबा सा स्प्रिंग है, उसको खींच के 1 सेंटीमीटर लंबा करना आसान है कि टुकड़ा सा स्प्रिंग है, खींच के 1 सेंटीमीटर लंबा करना आसान है? टुकड़ा वाला को सोचो सोचो, अगर लंबा होगा स्प्रिंग तो पकड़ के खींचो तो जल्दी आसानी से लंबा हो जाएगा। छोटा सा स्प्रिंग होगा, खींच के 1 सेंटीमीटर लंबा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? क्योंकि जितना बहुत लंबा अगर स्प्रिंग होगा तो आसानी से खींच के आप लंबा कर सकते, आप झूल जाओगे तो काफी नीचे जाओगे। छोटा सा स्प्रिंग है तो झूलोगे तो ज्यादा नीचे नहीं जाओगे, है कि नहीं? छोटा स्प्रिंग ज्यादा हार्ड होता है, थोड़ा फिजिकली फील करना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग सोचते नहीं हो कि नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। लड़का लास्ट क्लास आया था ना, डजन नहीं बता पा रहा था, 1 डजन में 12 होते हैं उसको मालूम नहीं। यू नो, एट द एंड ऑफ द क्लास वो मेरे को क्या पूछ रहा है, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? ही डिडंट नो दैट आई एम टीचिंग फिजिक्स आल्सो। दैट बॉय वाज देयर। आया था ना लास्ट क्लास के लड़का। तो भागो, अगली बार मुड़ के आओगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे घर तक। डजन नो व्हाट इज 1 डजन। मैं उसको पूछ रहा था कि व्हाट इज 1 मोल, वो क्या होता है, केमिस्ट्री जा रहा है। एनीवे, तो इसमें हुआ यूं है कि दो जो टुकड़े हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। सपोज ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट इज K डैश, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K डैश।
मतलब अगर पूरा का के है, आधा का के डैश है, चलो आप फील नहीं कर पा रहे हो ज्यादा है कि कम है, मैं बताना चाहता हूँ कि के डैश का वैल्यू कितना होगा। अगर पूरा स्प्रिंग का के है, आधा लेके आओ तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, बस ये जानना चाहता हूँ। सपोज ये के डैश है, अच्छा मैं अगर इसको काटा और फिर से जोड़ा तो फिर तो ये पुराना वाला स्प्रिंग ही बन गया। मतलब के डैश और के डैश का सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू के, क्योंकि वही तो है, काट के जोड़ दिया है कि नहीं। तो आप कैसे रिलेट करोगे तीनों को बताओ तो आप कहोगे ये दोनों का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इट इज 1 बाई के डैश प्लस 1 बाई के डैश, क्योंकि सीरीज में, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाई, या इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है कि नहीं, है ना। तो आप कहोगे दिस इज इक्वल टू 2 बाई के डैश। इसका मतलब के डैश कितना हो गया, देखो के डैश को इधर ले आओ, इट इज कमिंग आउट टू बी 2k। समझ में आ रहा है। पर पूरा स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, आधा का है 2k। अगर मैं 1/3 लेता तो 1 बाई के डैश 1 बाई के डैश 1 बाई के डैश 3 बार लिखता सीरीज में, तो के डैश का वैल्यू क्या होता 3k। तो क्या देख रहे हैं, जितना छोटा लेंथ हो रहा है उतनी ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ। क्या बात समझ में आ रहा है। नेचुरल लेंथ जितना छोटा हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा हो जाएगा। क्या बात समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, ये जो चीजें हमें समझ में आया उसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे, हाँ उसको उड़ाएं क्यों, रहने दो। पॉइंट नंबर 3 में द स्प्रिंग कांस्टेंट is inversely proportional to the natural length। मतलब स्प्रिंग का लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, स्प्रिंग का लेंथ आधा कर दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा 2k। 1/3 कर दिया तो हो जाएगा 3k। समझ में आ रहा है। मतलब K is proportional to 1 by L। ध्यान रहे कि L is natural length not the elongated length, ध्यान रखना। तो ये L को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, L ज्यादा होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, L कम होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। क्या समझ में आया अजान, समझ में आया। पूछा कोई स्प्रिंग को पकड़ के खींच के लंबा कर दिया, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। खींच के लंबा कर दिए, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा, क्या बोल रहे हैं स्निग्धा, क्या बोल रही है, सेम रहेगा सर घटेगा। सर क्यों घटेगा, हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें। कोई स्प्रिंग को पकड़ के लंबा कर दिए तो वो जो लेंथ है उसका नेचुरल लेंथ है क्या, नहीं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। ऑन स्ट्रेच्ड लेंथ, ऑन डिफॉर्म्ड लेंथ जो है, स्प्रिंग अगर पड़ा है टेबल पे, कोई खींचातानी नहीं है उसके साथ, जो लेंथ है उसको नेचुरल लेंथ कहते हैं। जो खींच के लंबा किए वो नेचुरल लेंथ है क्या, उस नेचुरल लेंथ से ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। हाँ, खींच के लंबा करो तो स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलने वाला। हाँ बेटा बताओ, इतना देर में कैसे होगा। ऑल ऑफ द सर आल्सो सिटिंग इन द क्लास, नो तुरंत बोलना चाहिए। एनीवे कहाँ पे समझ में नहीं आया, पिछले वाला बताओ, ये वाला, इसमें कहाँ समझ में नहीं आया। सर जो दोनों को तोड़े मतलब समझ में नहीं आया उसके। मैं इसमें ये बोला कि अगर ये स्प्रिंग को मैं 2 टुकड़ा करके फिर से जोड़ देता हूँ, सपोज इसका के डैश है, इसका के डैश है, हम कहेंगे ये स्प्रिंग इससे में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ के डैश एंड के डैश की नहीं, क्योंकि काट के फिर से जोड़ दिया, वही तो हुआ। अरे हाँ तो बोल, हाँ तो फिर ये स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है 1 बाई के, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाई के डैश प्लस 1 बाई के डैश। तो आधे से के डैश का वैल्यू क्या निकला 2k। मतलब पूरा का अगर k है तो आधा का होगा 2k। अगर ये 3 टुकड़ा किए होते तो 3k होता। मतलब जितना छोटा लेंथ उतनी ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ। अच्छा सर, जब खींचते तो क्या वो के क्या बोलते घटता है कि मतलब सेम रहेगा ना। हाँ सेम ही तो रहेगा। के तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैं बताया था, डिपेंड्स अपॉन डिजाइन एंड द मटेरियल। फोर्स के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है। आया समझ में कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। चीजों को याद रखो जो बताया जाता है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस मटेरियल का बनाया गया और उसका डिजाइन क्या है, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि नेचुरल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, डिजाइन भी तो लेंथ भी आता है डायमेंशन में।
हम कहेंगे कि ये L हो गया नेचुरल लेंथ। कहने का मतलब हुआ कि अगर जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं कहूँ कि हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, ये एक लंबा सा स्प्रिंग है और ये टेबल पे रखा हुआ है, कोई खींचातानी नहीं है। मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K और इसका लेंथ है L, और मान लो कि स्प्रिंग को मैं टुकड़ा टुकड़ा करता हूँ, ये एक टुकड़ा है और मान लो कि ये कोई दूसरा टुकड़ा है, ऐसे करके हर टुकड़ा का लेंथ अलग अलग है। सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, लेंथ है L1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, लेंथ है L2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K3, लेंथ है L3। तो क्या रिलेशन कहोगे आप? कहोगे कि K is proportional to 1/L, मतलब K into L is a constant, that is K1 L1 must be equal to K2 L2 must be equal to K3 L3 must be equal to K into L, because K is inversely proportional to length। अगर ये छोटा सा टुकड़ा का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, लेंथ L1 है, तो K1 L1 K into L is a constant, ना हुआ कि नहीं हुआ? तो K1 L1 is same as K2 L2 is same as K3 L3 and that is equal to K into the whole length है। K is proportional to 1/L, इसका मतलब क्या हुआ? K into L is a constant or not? कोई भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू नेचुरल लेंथ इज ए कांस्टेंट। अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, लेंथ L1 है, तो K1 L1 इज ए कांस्टेंट, K2 L2 is also a constant, so K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K3 L3, सारे का बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ इज ए कांस्टेंट। इसीलिए लोग फिजिक्स को गाली करते हैं। मेरे को समझ में आज तक नहीं आ रहा था। क्या बात समझ में आया? यस सर। बस फर्क ये है कि पहले सामने गाली करते थे, आजकल पीछे जाके गाली करते हैं। अभी किरेश्वरी जाके घर में जाके बोलेगा, कोई रिकॉर्ड करके बता सकता है क्या कैसे गाली करते हैं? मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, गाली खाने वाला। सब गाली करते हैं मेरे को फिजिक्स में। क्या ऐसा एक क्वेश्चन देने से आप लोग कर पाओगे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ए स्प्रिंग of constant 100 Newton per centimeter was cut into two parts whose lengths are in ratio 2:3। पूछा, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर स्प्रिंग। जो छोटा स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? बोला है कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इट इज कट इनटू टू पार्ट्स whose lengths are in the ratio 2:3। बाहर बैठ के कर सकते थे ना, अभी क्लास चल रहा है। प्लीज गेट आउट बच्चे, छोटे बच्चे। हाँ, खिड़की खोल के चला गया। तो अब हमें कहा गया कि ये जो स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग का कांस्टेंट K था। अब इसको क्या किया गया? दो टुकड़े में काट दिया गया। एक टुकड़ा का लेंथ था 12, दूसरे का था 3L। पूछा 12 वाले का कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, 3L वाले का भी कुछ होगा। 12 वाले का बता दो, छोटे वाले का कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? पूछा है व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्मॉलर स्प्रिंग, छोटा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? हाँ, तो दोनों का लेंथ का रेशियो क्या हो गया? ये 12 लेंथ का हुआ तो ये 3L का नहीं हुआ? तो L क्या है? आप टोटल लेंथ पागल है। L क्या टोटल लेंथ? यू गो बैक टू क्लास 9 again। two things are in the ratio, their lengths are in the ratio 2:3।
तो एक का लेंथ 12 लेंगे तो दूसरे को 3 नहीं लेंगे? हाँ ये तो लिए। टोटल लेंथ तो 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे हम सॉल्यूशन में? मुझे लग रहा है लड़का कुछ नशा वशा कर रहा है। नहीं क्या मन? 12K1 3K2। अभी ये जो स्प्रिंग्स है इसका लेंथ 12 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। हम जानते हैं कि K इंटू एल इज ए कांस्टेंट। पूरा का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? K। पूरा स्प्रिंग का लेंथ कितना था? अगर ये 12 है ये 3L है तो इट इज 12 प्लस 3L है कि नहीं? दैट मस्ट बी इक्वल टू K1 इंटू 12, दैट मस्ट बी इक्वल टू K2 इंटू 3L। हमें ये नहीं निकालना है। तो K1 का वैल्यू क्या निकल गया? इट इज कमिंग 5K/2। K का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 100। सो इट इज 100/2 इंटू 5, इट इज कमिंग 250 न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्या समझ में आया? Yes, sir. तो what we observe that the spring constant of the smaller spring is 250 Newton per centimeter. ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन। Two springs have constants in ratio, constant in ratio 2:3. They are in series. Find bit number 1, ratio of elongations in them when the series is stretched find ratio of forces in them when the combination is elongated by 10 centimeter, is stretched by 20 न्यूटन। तो दोनों केस में देखिए और बताइए। पहला केस में क्या किए हैं? इसको 20 न्यूटन फोर्स से स्ट्रेच किए। दूसरा केस में खींच के 10 सेंटीमीटर लंबा कर दिए। ठीक है, तो पहला केस में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एलोंगेशन, दोनों में एलोंगेशन का रेशियो बताओ। दूसरा केस में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ फोर्सेस इन देम, दोनों का सीरीज में लगे हैं, दोनों में फोर्स का रेशियो क्या है अगर 10 सेंटीमीटर खींच दिया गया तो। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। कैसे करें हम? अरमान? यस सर। हाँ बोल, तो कैसे करेंगे? क्या दिया है देख, डाटा क्या दिया है? दिया है कि दोनों सीरीज में लगे हैं, उनका स्प्रिंग्स कांस्टेंट्स आर इन द रेशियो 2:3। मतलब अगर दो स्प्रिंग है, दिया है कि K1/K2 इज 2/3, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर इन द रेशियो 2:3। फिर क्या पूछा है निकालने के लिए? x1/x is equal to 3/2. यस, दूसरी केस में पूछा है if the combination is stretched by 20 Newton, you know, in series spring force is same, तो आप कहोगे कि K1 x1 must be equal to K2 x2, दोनों का स्प्रिंग फोर्स बराबर है।
पहला वाले में जो स्प्रिंग फोर्स होगा दूसरे वाले में वही स्प्रिंग फोर्स होगा, पहला वाले में जो स्प्रिंग फोर्स होगा दूसरे वाले में वही स्प्रिंग फोर्स होगा। पहला वाला का एलोंगेशन x1 है तो K1 x1 जितना होगा, दूसरे का एलोंगेशन x2 है तो वही होगा। पूछा x1 बाई x2 क्या होगा, रेशियो ऑफ एलोंगेशन, फाइंड रेशियो ऑफ एलोंगेशन। तो क्या मिल जाएगा ये देखो, तो x1 बाई x2 करो तो ये आएगा K2 बाई K1, जबकि K1 बाई K2 दिया है 2 बाई 2, ये हो गया 3 बाई 2, 2 बाई 3 से बन गया 3 बाई 2। आया बात समझ में? है श्योर? दूसरे में आंसर क्या है? दूसरे में क्या दिया है, देयर स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, एलोंगेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो बोलते हैं फोर्सेस का रेशियो क्या है, कोई सीरीज कॉम्बिनेशन को खींच के लंबा कर दिए तो फोर्स का रेशियो क्या होगा? 1:1। बार बार बोल रहा हूं कि सीरीज में हर एक में फोर्स बराबर होता है। पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट थिंग्स। जानने को हर चीज का इच्छा है, छोटी छोटी चीज होता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ मैं सबको बोल रहा हूँ, तेरे को अकेले नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं कि इन सीरीज स्प्रिंग फोर्स इज सेम, तो आप कहोगे जो स्प्रिंग फोर्सेस होंगे दोनों में उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। स्प्रिंग फोर्सेस बराबर होंगे चाहे कितने भी एलोंगेट करो। इसमें डेटा यूज ही नहीं है, 20 न्यूटन और 10 सेंटीमीटर क्या यूज है, इसलिए तो पूछें तो समझे हो कि नहीं समझे हो। हर जगह डाटा यूज होगा कोई जरूरी है तो समझने के, देख रहे हैं कि सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से, है ना। ये अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे कोई एक ब्लॉक को 2 स्प्रिंग लगा रखे हैं हम। यहाँ पे लगा है एक स्प्रिंग और यहाँ पे लगा है दूसरा स्प्रिंग, ठीक है। अब हुआ क्या है, हम इसको पकड़ के रखें, अब इसको फोर्स लगा के पकड़ के रखें और चलो मान लेते हैं कि ये है समथिंग लाइक K1 और ये दूसरा वाला है K2। इन फिगर शोन K1 is 20 Newton per centimeter, K2 is 30 Newton per centimeter। Find F for which, F दिया हुआ है, for which the block can be held in equilibrium at a displacement 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दूरी पे उसको पकड़ के रखने के लिए क्या फोर्स चाहिए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर दूरी पे पकड़ के रखने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है। तो ठीक है, जब इसको हम 4 सेंटीमीटर खींच के ले जाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे और पकड़ के रखें, पूछा है क्या फोर्स चाहिए उसको पकड़ के रखने के लिए। क्यों पकड़ के रखने की जरूरत है, अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं 4 सेंटीमीटर और छोड़ देते हैं तो वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाएगा, ये ऊपर वाला स्प्रिंग पुल करेगा कि पुश करेगा, पुल करेगा। हाँ यस यस यस, ये पुल करेगा, नीचे वाला भी तो पुल करेगा, तो ये दोनों को काउंटर करेगा तभी ये पकड़ के रख पाएगा। अगर हम इसको एलोंगेट किए हैं बाई डिस्टेंस x, तो ऊपर वाला स्प्रिंग कितने जोर से खींचेगा, K1x, नीचे वाला K2x। क्या बात समझ में आया। सो टू डिफॉर्म इट बाई ए लेंथ x, आपको क्या मिल रहा है, हम कहेंगे कि ये f जो है दैट इज इक्वल टू K1x प्लस K2x, किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। आप कहोगे F इक्वल टू K1x प्लस K2x। K1 कितना है 20,
x मतलब कितना एलोंगेट किए 4 सेंटीमीटर, प्लस K2 कितना है 30, कितना एलोंगेट किए हैं 4 सेंटीमीटर, तो इट इज 80 प्लस 30 इज नथिंग बट टू बी 120 न्यूटन. So the force required to hold it is equal to it is 120, sorry, it is coming 120 plus 80 is coming 200 Newton. So you need 200 Newton force to hold it in equilibrium. समझ में आया? Yes, sir. तो the force required is 200 Newton. ठीक है. Now let's see springs in parallel. अगर हमारे पास दो स्प्रिंग है और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है और मैं उनको एक सिंगल स्प्रिंग से प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो ये सिंगल स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? अगर ये K1 है, ये K2 है, हम कहेंगे अकेला इन दोनों का बराबर है तब जब यहाँ पर फोर्स लगाओ ये जितना लंबा होगा, यहाँ पर सेम फोर्स लगाओ ये उतने ही लंबा होगा, तो हम कहेंगे कि अकेला इन दोनों का इक्विवेलेंट है. ये बात तय है. अगर K1, K2 are the two springs connected in parallel, what is the equivalent spring constant? ठीक है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है हम जानना चाहते हैं. अब देखो तो जब हम इसको खींच के कुछ यहाँ तक ले आएंगे, कहाँ तक? आई ब्रिंग इट टू दिस पोजीशन समवेयर हियर, यहाँ तक ले आएंगे. मैं फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. अब यहाँ पर लाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोई फोर्स F लगा के खींच रहा था. अब ये यहाँ तक ही आया, आगे इतनी दूर तक आया, उससे आगे नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला स्प्रिंग वापस खींच रहा होगा, नीचे वाला भी वापस खींच रहा होगा, है कि नहीं? ऊपर वाला स्प्रिंग कितने में खींच रहा होगा? अगर ये x आगे गया है तो K1x, ये x आगे गया है तो नीचे वाले भी तो खींच रहा होगा वापस K2x. और यहाँ पर F फोर्स लगाने से अगर आगे गया F, तो F जब ये यहाँ पर आया इससे आगे और नहीं जा रहा है, मतलब आपका जो F है that must be equal to K equivalent into x. यहाँ पर F फोर्स लगाए x लंबा हुआ, यहाँ पर F फोर्स लगाए x लंबा हुआ, तो हम कहेंगे अकेला दोनों का बराबर है. यहाँ का जो F है वो K1x प्लस K2x के बराबर है, यहाँ पर जो F है वो K इक्विवेलेंट इनटू x के बराबर है. तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि F इज इक्वल टू K1x प्लस K2x, जबकि F का वैल्यू क्या है? F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट x, दैट इज इक्वल टू K1x प्लस K2x. कोई आपको प्रूफ नहीं पूछने वाला, x कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2. कितना इजी हो गया याद रखना. आप कहोगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू K1 प्लस K2. रेजिस्टेंस का सीरीज वाला कनेक्शन स्प्रिंग का पैरेलल वाला आ रहा है, रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला स्प्रिंग का सीरीज वाला आ रहा है. क्या बातें समझ में आ रहा है? हाँ, ये ऐसा हुआ. अंडरस्टूड? हाँ, चलो अगर इतना सारा हो गया, आई लास्ट यू द लास्ट थिंग. क्या बता सकते हो कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन? यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, और ये यहाँ पे एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और पूछा गया है कि बताओ अगर हर एक स्प्रिंग का कांस्टेंट K है तो बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन. तो जैसे आप करते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की, वैसे ही करो. फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. क्या आपको दिख रहा है कि ये तीनों स्प्रिंग सीरीज में पैरेलल में होने से क्या होता है? K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐड हो जाता है. तो हम कहेंगे ये पूरा चीज का क्या बन जाएगा? एक स्प्रिंग. क्या है वो? 3K. ये पूरा चीज का क्या बनेगा? 2K.
और क्या आपको दिखने लगा कि 3K and 2K आर इन सीरीज? ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में होने से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, यस, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3K प्लस 1/2K। तो वहां से इक्विवेलेंट K का वैल्यू मिल जाएगा। आप अगर निकालोगे तो मिलेगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/5, 6K/5। ये हो गया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जबरदस्ती मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे ये छोटे छोटे कंसेप्ट वगैरह जरूरत पड़ेगा। आपको ये सीरीज पैरेलल का जो मैं दिखाया वो सारे प्रूफ कोई नहीं पूछेंगे, बस आपको जानकारी होना चाहिए कि सीरीज में वो कभी नहीं बोलेंगे कि व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज प्रूव दैट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय 1/K1 इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 1/K इक्विवेलेंट नहीं पूछेंगे, क्योंकि बुक में नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो दिस इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, और उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक्सीलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो हम लेमिस थ्योरम लगा सकते थे, सिग्मा Fx 0 सिग्मा Fy 0 करके निकाल लेते थे। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब एक्सीलरेट कर रहा है, इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर किसी फोर्स का इफेक्ट जानना चाहते हैं तो फोर्स के बारे में कितना चीज जानने की जरूरत होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये तीनों चीज निकालने की कोशिश करेंगे। तब जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब एक्सीलरेट कर रहा है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस और द कांसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, इनर्शिया फोर्स, जिसको हम लोग अगले क्लास पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे पेन मेरे हाथ पे, मैं अगर हाथ को नीचे लाऊंगा तो पेन मेरे हाथ के साथ नीचे आएगा? अब बोलोगे हाँ आएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं, मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ, पेन मेरे हाथ के साथ आ रहा है। मैं अगर हाथ को जल्दी ले आया तो मेरे हाथ से छूट गया। क्यों छूट गया? ये देखो छूट गया, इट्स लिविंग माई हैंड। तो कितनी जोर से लाने से हाथ से छूट जाएगा, मतलब वो कंसेप्चुअली चीजों को हमें समझना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स, है ना। आप अगर सर पे कोई वजनदार चीज लेके सीढ़ी पे चढ़ोगे तो ऊपर उठने की, बैठे हो खड़े होने की कोशिश करोगे ज्यादा तकलीफ होगा, कि खड़े हो बैठने की कोशिश करोगे तो ज्यादा तकलीफ होगा? बैठे हो खड़े होने की कोशिश करोगे तो ज्यादा तकलीफ होगा, बैठने की कोशिश करोगे तो हल्का लगेगा, है कि नहीं। वो जो बड़ा वाला झूला में झूलते हो दुर्गा पूजा में, ऊपर से नीचे आते वक्त आप अपना वेट लूज करते जैसे फील करते हो कि नीचे से ऊपर जाते वक्त हल्का लगता है ना। अब बोलते हैं हाँ मेरे हल्का हो गया। क्यों होता है वो सारी चीज? वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास देखेंगे। बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल बोर्ड्स एज वेल एज फॉर ऑल एंट्रेंसेस। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक मैं आपको जितना ये मैकेनिक्स का फंडामेंटल में बताया वो सारे यूज होंगे, पर डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं आते। ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे। तो थोड़ा ये मैकेनिक्स का फाउंडेशन का जो 2 क्लास में किया हूँ उसको बढ़िया से देख के आना, आज की क्लास को देख के आना। फिर हम लोग अगले क्लास सूडो फोर्स वाले कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो सर।